उत्पत्ति के मुख्य पहलू। ऊपर की दोनों उत्पत्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इन कथनों को सिद्ध करने में कौन कौन से मुख्य पहलुओं का उपयोग हुआ है। माधवी कहती है कि उत्पत्ति के 3 मुख्य पहलू दिखे। पहला, कि दोनों कथनों को सिद्ध करने के लिए पहले से सिद्ध प्रमेय परिभाषा या अभिगृहितों का उपयोग किया गया है ना। उसके बाद सेकंड है, उत्पत्ति का प्रत्येक कथन ठीक पहले वाले कथन से तार्किक रूप से जुड़ा हुआ है। और तीसरा निकला है कि कथनों को लिखते समय विशेष प्रकार के प्रतीकों व चिन्हों का उपयोग किया गया है और बड़े वाक्यों को इनका उपयोग करके संक्षिप्त में लिखा गया है। क्या आप माधवी की बात से सहमत हैं? करके देखें। पहला, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। इस कथन को सिद्ध करें और उसमें उत्पत्ति के तीनों मुख्य पहलू को ढूंढें। सोचें एवं चर्चा करें। जिन 2 कथनों का उपयोग हमने सिद्ध किया है उनकी उत्पत्ति पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा करें। पहला, कौन कौन सी परिभाषा प्रमेयों का या अभिगृहितों का उपयोग किया गया है। और दूसरा, उन चिन्हों प्रतीकों और की सूची बनाइए जो इन उत्पत्तियों में इस्तेमाल किए गए हैं। उत्पत्ति समझना व करना। आइए देखते हैं कि ऊपर लिखे तीनों पहलू किस प्रकार उत्पत्ति पढ़ने, समझने और लिखने में मदद करते हैं। पहला, परिभाषाओं, पूर्व ज्ञात प्रमेय, स्वयं सिद्ध का प्रयोग। परिभाषाओं और पूर्व ज्ञात प्रमेयों से और स्वयं सिद्ध का प्रयोग से। यदि आपको एक कथन सिद्ध करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे शुरू करेंगे? जाहिर है इसके लिए आपको उन सभी ज्ञात जानकारियों की आवश्यकता होगी जिनके आधार पर कथन को सिद्ध किया जा सके। यह जानकारियाँ अभिगृहित परिभाषा, पूर्व सिद्ध कथन हो सकती है। इसलिए किसी कथन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यह सोच ले कि क्या क्या पता है ताकि इन जानकारियों का इस्तेमाल सही जगह पर हो सके। हमने समरूपता के अध्याय में 2 त्रिभुजों में साइड एंगल साइड SAS या फिर भुजा कोण भुजा और भुजा 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 SSS साइड है ना, समरूपता प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कोण समरूपता की कसौटी का उपयोग किया है। एंगल है ना, AA। इसी तरह कक्षा 9 में √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने हेतु परिमेय संख्या की परिभाषा का उपयोग किया गया। वह किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोणों का युग्म प्रमेय का उपयोग किया गया। करके देखें। अब तक की उत्पत्तियों में उपयोग की गई परिभाषाएं छाटिए। दूसरा, निगमिक तर्कण द्वारा उत्पत्ति, डिडक्टिव रीजनिंग। किसी उत्पत्ति में एक कथन के बाद अगला कथन किस आधार पर लिखें, यह सोचना महत्वपूर्ण है। इसके लिए पहले से ज्ञात परिभाषा, अभिगृहित व पूर्व सिद्ध प्रमेय की जानकारी होना आवश्यक है। पहला, निम्नलिखित कथन का निष्कर्ष कथन लिखिए। I और M समांतर रेखाएं हैं। L और M 2 समांतर रेखाएं हैं। ये L रेखा, ये M रेखा, दोनों ही आपस में समांतर रेखाएं हैं। इसके लिए निष्कर्ष निकालना है। समांतर रेखा की परिभाषा से हमें पता है कि समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, तो मतलब उभयनिष्ठ नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि L और M 2 समांतर रेखाएं हैं तो उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। निष्कर्ष कथन।
एक अन्य उदाहरण, ये तर्क है तो ये निष्कर्ष हो गया है ना। इसका उत्तर ये हो गया कि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। हमें जब पता है तब उनमें जब दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है कि उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। यदि a+5 = b है और c = b है तो a+5 = c होगा, यानी a = c-5 होगा। a+5 = b है और c = b दिया हुआ है, मतलब b की जगह में हम c लिख सकते हैं, तो a+5 = c भी लिखा जा सकता है ना। ये रहा, यानी a = c-5। a का वैल्यू कितना मिलेगा, c-5 होगा। a के c के रूप में अगर निकाले तो। तीसरा, ऊपर लिखे दोनों उदाहरणों में परिभाषा और अभिगृहित के आधार पर एक कथन से अगला कथन लिखा गया है। इसी तरह पूर्व सिद्ध कथन या प्रमेयों के आधार पर भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक आकृति दी गई है, इसमें दो त्रिभुज एक दूसरे को किसी बिंदु पर एक दूसरे के शीर्षाभिमुख बिंदु पर है ना। अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज POQ में AOB और POQ आपस में बराबर है। कोण AOB और कोण POQ आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं। और AO बराबर है OP के। AO बराबर है OP के और OB बराबर है OQ के। क्यों? AO बराबर है OA बराबर है OP के और OP बराबर है OQ के। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज POQ आपस में बराबर होंगे। चौथा स्टेप है इसी में, निगमिक तर्क हमें एक व्यापक सत्य कथन से विशिष्ट सत्य कथन तक पहुंचने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बार यह सिद्ध कर दे कि किन्हीं दो विषम संख्याओं का योगफल किन्हीं दो विषम संख्याओं जैसे 3 और 7 का गुणनफल एक विषम संख्या होती है 7 या 21, तो बिना गुणा किए ही हम विषम संख्याओं को पहचान कर गुणनफल के विषम होने को जान सकते हैं। हाँ, हमें जब पता है तो हम बिना गुणा किए भी बता सकते हैं कि हाँ, जब दोनों विषम संख्याओं का गुणा हो रहा है तो जो उत्तर आने वाला है वो भी एक विषम संख्या ही होगी, जब हमें ये तथ्य पता है तो। उदाहरणार्थ, जैसे कि लंबे से लंबा छोटा है तो आप गुणा कर सकते हो। लंबे से लंबा जब संख्या दिया हुआ है आपस में गुणा करने के लिए, तो देखते हैं कि ये विषम है या सम है ना। तो हमें पता है इकाई का संख्या दोनों का विषम है, मतलब कि दोनों संख्या क्या है, विषम है, का गुणनफल भी विषम संख्या ही होगी, क्योंकि 742839 और 607349 दोनों संख्याएं ही आपस में विषम है। इस वजह से करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करके देखें। सिद्ध करें कि फर्स्ट स्टेप है, सिद्ध करें कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। सिद्ध करें कि किन्हीं दो क्रमागत मतलब कि क्रम के बाद, जैसे 3 के बाद 5वां, 3 के बाद 5 का योग, दोनों का योग 4 का गुणज होता है। 4 का गुणज 3 और 5 5 और 3 8, हाँ
8 क्या है, 4 का गुणज होता है, ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरा दिया हुआ है, दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष कथन लिखिए। करके देखना है, सिद्ध करें कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं, मतलब कि मान लेते हैं ए एक विषम संख्या है और बी एक विषम संख्या है, इन दोनों का योगफल एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 4 का गुणज हो, है ना। इस प्रकार से तर्क लगा के हमें इसका निष्कर्ष सिद्ध करना है, ठीक है। दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष कथन लिखिए। कथन ए वर्ग एक आयत है, वर्ग एक आयत है। और कथन बी, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। जो वर्ग होता है वो एक आयत भी है, ये हमें कथन को निष्कर्ष करना है। और दूसरा कथन है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है, आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है। हमें पता है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग को एक आयत भी कहा जा सकता है, क्योंकि आयत में भी क्या होता है आयत के भी सभी विकर्ण, दो विकर्ण जो होते हैं वो आपस में लंबाई उसकी बराबर होती है और किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और आयत में भी सभी कोण क्या होते हैं, अंतः कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और वर्ग में भी होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वर्ग एक आयत हो सकता है। और आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। समांतर चतुर्भुज मतलब कि आमने सामने की भुजा जो है समांतर होती है और आपस में बराबर होती है ना। और आयत में भी इसी प्रकार से आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और वो एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो हम दोनों कथनों से यह सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कथन ए, जीवा ए बी वृत्त की परिधि पर कोण ए पी बी बनाती है। जीवा ए बी इस वृत्त की परिधि पर कोण ए पी बी बनाती है। और कथन 2 है, जीवा ए बी एक व्यास भी है। हमें पता है ये जीवा जो है वो एक व्यास है, क्योंकि केंद्र से होकर जा रहा है और इस जीवा से एक कोण बन रहा है परिधि पर, वृत्त की परिधि पर ए ओ पी बी, है ना। ये दोनों कथन हमें सिद्ध करना है। तीसरा दिया हुआ है, यदि ए बी सी डी और पी क्यू आर एस दो आयत हैं तो इनके कोणों, भुजाओं व विकर्णों के बारे में हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम अथवा समरूप है। अगर दोनों की भुजाओं की माप आपस में बराबर है, दोनों आयतों की भुजाओं की माप आपस में बराबर है, विकर्णों की माप आपस में बराबर है, कोण तो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोणों के अंतः कोण सब 90-90 डिग्री के होते हैं ना। तो हाँ, हम कह सकते हैं अगर दोनों आपस में बराबर है, भुजा और विकर्ण आपस में बराबर है, तो कि दोनों आयत आपस में सर्वांग सम या फिर समरूप होंगे। क्या काट कर व माप कर गणितीय कथन सिद्ध कर सकते हैं। गणित सीखते समय हम कई बार माप कर या विशेष उदाहरण देकर व्यापक स्तर पर कुछ बातें मान लेते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे भी दिखाते समय हम माप कर अथवा कोणों को काट कर उन्हें एक साथ रखकर यह कहते हैं कि अंतः कोणों का योग 180 अंश है, किंतु इस कथन की उत्पत्ति नहीं है। इस तरह दर्शाने में यह त्रिभुज हर त्रिभुज के लिए मान्य है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। एक प्रमेय है जो कि सभी त्रिभुजों को पर लागू एक व्यापक कथन है। मान लें कि आपने किसी एक त्रिभुज के
कोणों को मापा, यदि उनका योग 180 अंश हो तो मान लें कि आपने किसी एक त्रिभुज के कोणों को मापा, यदि उनका योग 180 अंश होता है तो किसी दूसरे त्रिभुज के लिए भी ऐसा होगा। हम यही बात नहीं कह सकते। इस प्रकार सभी संभव त्रिभुजों के कोणों को मापना संभव नहीं होगा। इसके अलावा यदि योग 180 अंश से कम या ज़्यादा हो तो हम यही मानेंगे कि माप ठीक से नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि समतल पर बने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा ही, और हम इसे व्यापक रूप में सिद्ध कर सकते हैं, जिससे यह हर त्रिभुज के लिए सही होगा। गणित में कथन को सिद्ध करने के लिए निगमित तर्कण डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करते हैं, जिससे व्यापक रूप से किसी भी कथन की सत्यता जांची व स्थापित की जा सकती है। व्यापकता के लिए हम यहाँ एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे, जिसके आधार पर जिसके आकार, कोणों के माप आदि के बारे में हम कुछ नहीं जानते, अर्थात वे कुछ भी हो सकते हैं। इससे हमारा निष्कर्ष हर त्रिभुज पर लागू होगा। ठीक है। व्यापकता के लिए हम यहाँ कुछ एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे, एक त्रिभुज हम जानेंगे, इसके आधार पर इसके आकार, कोणों के माप आदि के बारे में हम कुछ नहीं जानते, अर्थात वे कुछ भी हो सकते हैं। इससे हमारा निष्कर्ष हर त्रिभुज पर लागू होगा। प्रमेय एक, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसकी उत्पत्ति करेंगे। एक त्रिभुज PQR है दिया गया है, जिसकी कोणों की माप और भुजाओं की माप हमें नहीं पता है ना, जिसके कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश है। ठीक है। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। रचना PQ के समांतर QR के समांतर बिंदु P से होती हुई एक रेखा XPY बनाएं, ताकि समांतर रेखाओं के गुणों का उपयोग कर सकें। ठीक है। आकृति में कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5, कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक सरल रेखा कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, क्योंकि XPY एक सरल रेखा है। इस वजह से कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 और कोण 2 को हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं, और कोण 5 और कोण 3 आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों ही समांतर रेखाओं के एकांतर कोणों का युग्म है। एकांतर कोण से कोणों के युग्म से कोण 4 और कोण 2 बराबर है, कोण S और कोण 3 बराबर है, क्योंकि XPY समांतर है QR के। यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि XPY समांतर है QR के, इस वजह से कोण 4 और कोण 2, कोण 5 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में कोण 4 और कोण 5 का मान रखने पर कोण 4 की जगह में हम रख देंगे कोण 2 और कोण 5 की जगह में रख देंगे कोण 3। ठीक है। तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश हमें प्राप्त होगा। ठीक। इसमें कोण 1 कोण 2 का अलग अलग मान हुआ PQ QR। PQ आदि की लंबाई कुछ भी हो सकती है ना। इसमें कोण 1 कोण 2 का अलग अलग मान हो सकता है, किसी भी मान का हो सकता है, और इसकी लंबाई भी कितनी भी हो सकती है। शर्त यह है कि त्रिभुज बन जाए। ठीक है। ज्यामिति में कथनों को सिद्ध करते समय हम अक्सर रचना करते हैं। इस उत्पत्ति में हमने एक समांतर रेखा XPY खींची, जिससे हम एकांतर कोण प्रमेय का उपयोग कर पाए, है ना। कुछ रचना करके, कुछ प्रमेय उपयोग करके हम कथन को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है।
उसी प्रकार से आगे दिया हुआ है, करके देखें। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्कोण मतलब बाहर के कोण। एक त्रिभुज है, इस पर बाहर का जो कोण है, किसी भुजा को बढ़ा करके ये जो बाहर बहिष्कोण बन रहा है वो दूरस्थ अंतःकोण, दूरस्थ इसके दूर अंतःकोण बन रहा है उसके, जैसे ये अंतःकोण है ना, दूर में कोणों के योगफल, दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर होता है। ओके, दूरस्थ मतलब इसके पास में अंतःकोण बन रहा है वो नहीं, इसके दूर में जो अंतःकोण बन रहा है, जैसे कि ये एक त्रिभुज है और ये बहिष्कोण है। ठीक है, तो त्रिभुज में कोण 1 इसको मान लेते हैं, कोण 2 इसको मान लेते हैं और कोण 4 इसको मान लेते हैं बहिष्कोण को। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 2 के योगफल इस बहिष्कोण के योगफल के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। दूसरा है, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होती है। तीसरा है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये त्रिभुज फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला त्रिभुज दोनों ही आपस में सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। ये निष्कर्ष सिद्ध करना है। चौथा है, दो समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये कर्ण और ये भुजा, ये कर्ण और ये भुजा दोनों त्रिभुज में आपस में बराबर हो गए। कर्ण कर्ण बराबर हो गया, भुजा भुजा बराबर हो गया, है ना। तो दो भुजा सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ये भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, गणितीय भाषा का उपयोग करके सटीक, संक्षिप्त एवं स्पष्ट भाषा में लिखना। गणित के कुछ चिन्हों का उपयोग करके हम संक्षिप्त एवं स्पष्ट भाषा में लिखना सीखेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।